नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका ज्ञान सागर में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग रांची यूनिवर्सिटी सेमेस्टर 5 हिस्ट्री मेजर पेपर 11 का यूनिट वाइज कंप्लीट क्वेश्चन आंसर देखेंगे। सेमेस्टर 5 में मेजर पेपर 11 में आप लोगों को पढ़ना है हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड, यानी कि आधुनिक विश्व का इतिहास पढ़ना है 1919 से लेकर के 1947 ईस्वी तक। तो इसको देख लीजिए आप लोग, सिलेबस में आखिर दिया हुआ क्या है। तो जो मेजर पेपर 11 है इसमें मात्र आपको 4 यूनिट पढ़ना है। कितने यूनिट पढ़ना है? 4 यूनिट पढ़ना है। ठीक है, फर्स्ट यूनिट यहाँ पर दिया हुआ है 1919, यानी कि ए न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, आधुनिक विश्व व्यवस्था पढ़ना है 1919 ईस्वी में किस प्रकार से था। ठीक है, दूसरा यहाँ पर यूनिट 2 है राइज ऑफ टोटलिटरिज्म, यानी कि आधुनिकतावाद का उदय, इसके बारे में पढ़ना है। यूनिट 3 इसमें पढ़ना है एंटी इम्पीरियलिस्ट मूवमेंट्स बिटवीन द टू वर्ल्ड्स वार, यानी कि दो विश्व युद्ध के बाद, ठीक है, दो विश्व युद्धों के बीच साम्राज्यवाद विरोधी आंदोलन को पढ़ना है। और यूनिट जो 4 है इसमें पढ़ना है क्राइसिस इन द कैपिटलिज्म, यानी पूंजीवाद में संकट। तो इन सभी को हम लोग यूनिट वाइज कंप्लीट क्वेश्चन आंसर देखेंगे। ठीक है, तो मात्र आपको 4 यूनिट पढ़ना था। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन आंसर को देखते हैं। जितना भी यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है सभी को नोट कर लीजिएगा और इसका PDF आप लोगों को ऐप में मिल जाएगा। ठीक है, तो चलते हम लोग देखते हैं इसमें किस टाइप की आपका क्वेश्चन रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं, एक नंबर वाला। यहाँ पर पहला प्रश्न दिया हुआ है लीग ऑफ नेशंस की स्थापना कब हुई थी। तो जो लीग ऑफ नेशंस था, प्रथम विश्व युद्ध के बाद इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, तो इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? स्विट्जरलैंड में हुई थी। तो कब हुई थी यहाँ पर देख लीजिए आप लोग, 1919 ईस्वी में वायसराय संधि के बाद लीग ऑफ नेशंस की स्थापना हुई थी। कहाँ पर हुई थी? तो स्विट्जरलैंड में हुई थी। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध के बाद विश्व व्यवस्था क्या हो गया था? बहुत गड़बड़ हो गया था, इसलिए लीग ऑफ नेशंस की स्थापना की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है लीग ऑफ नेशंस का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो इसका आंसर हो जाएगा विश्व में शांति व्यवस्था स्थापित करना, युद्ध को रोकना, इसका मुख्य उद्देश्य था। लीग ऑफ नेशंस का मुख्य उद्देश्य क्या था? विश्व में शांति व्यवस्था स्थापित करना था, साथ ही साथ इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? युद्ध को रोकना था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, थर्ड प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है लीग ऑफ नेशंस का मुख्यालय कहाँ था। तो इसका आंसर हो जाएगा जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। लीग ऑफ नेशंस का मुख्यालय कहाँ था? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, अगला देखिए आप लोग, फोर्थ नंबर का प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है ILO की स्थापना कब हुई। तो ILO का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1919 ईस्वी में। ILO की स्थापना कब हुई थी? 1919 ईस्वी में। ILO का मतलब क्या होता है? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है जर्मनी में नाजी पार्टी का नेता कौन था। तो इसका आंसर हो जाएगा एडोल्फ हिटलर। जर्मनी में नाजी पार्टी का नेता कौन था? तो एडोल्फ हिटलर। ठीक है, अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर दिया हुआ है फांसीवाद की उत्पत्ति किस देश में हुई। तो इसका आंसर हो जाएगा इटली में। फांसीवाद की उत्पत्ति किस देश में हुई? इटली में। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, 7वां प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है जापान में मिलिट्रिज्म के उदय का मुख्य कारण क्या था। तो इसका आंसर हो जाएगा आर्थिक मंदी और साम्राज्य विस्तार की महत्वाकांक्षा। देखिए, मैं आपको शॉर्ट में जल्दी जल्दी आप लोगों को बता देता हूं ताकि आपका कम समय बर्बाद हो और आप लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सकें, क्योंकि एग्जाम के टाइम में आप लोग जितना पढ़िएगा उतना ही दिमाग में रहता है। ठीक है, तो देखिए पहले प्रश्न क्या है यहाँ पर, जापान में मिलिट्रिज्म के उदय का मुख्य कारण क्या था? आर्थिक मंदी और साम्राज्य विस्तार की महत्वाकांक्षा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अब हम लोग, 8 नंबर का प्रश्न यहाँ पर है तुर्की के राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा मुस्तफा कलाम अतातुर्क। तुर्की के राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है? मुस्तफा कलाम अतातुर्क। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, 9 नंबर का क्वेश्चन है 1929 की महामंदी कहाँ से प्रारंभ हुई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। 1919 की महामंदी कहाँ से प्रारंभ हुई थी? तो संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी कि यूनाइटेड स्टेट अमेरिका से प्रारंभ हुई थी। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, यहाँ पर अगला दिया हुआ है न्यू डील नीति किससे संबंधित है। जिसका आंसर हो जाएगा फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। न्यू डील नीति किससे संबंधित है? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, 11 नंबर का प्रश्न है इंडो चाइना में औपनिवेशिक शासन कौन था। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रांस, यानी कि इंडो चाइना में किसका औपनिवेशिक शासन था? तो फ्रांस का था। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, अगला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है अरब विद्रोह कब हुआ था। अरब विद्रोह कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रथम विश्व युद्ध के समय। देखो, प्रथम विश्व युद्ध का समय कब था? 1914 से लेकर के 1918 तक था। ठीक है, तो इसी बीच में क्या था? अरब विद्रोह हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, 13 नंबर का क्वेश्चन है ट्रस्ट प्रणाली किस देश से जुड़ी हुई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका,
ट्रस्ट प्रणाली किस देश से जुड़ी हुई थी? अमेरिका से। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, लीग ऑफ नेशंस की असफलता का मुख्य कारण क्या था? लीग ऑफ नेशंस की असफलता का मुख्य कारण क्या था? तो यहाँ देखिए आप लोग, अमेरिका का सदस्य न बनना और सामूहिक सुरक्षा की असफलता। अमेरिका का सदस्य नहीं बना था स्विट्जरलैंड, इसलिए मतलब जो भी था और भी देश, इसलिए लीग ऑफ नेशंस की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, फांसीवाद का मुख्य सिद्धांत क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्र सर्वोपरि है, व्यक्ति नहीं। फांसीवाद का मुख्य सिद्धांत क्या था? मतलब पहले राष्ट्र है, ठीक है, उसके बाद व्यक्ति है। तो राष्ट्र सर्वोपरि है, व्यक्ति नहीं, फांसीवाद का यह मुख्य सिद्धांत था। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, 16 नंबर का प्रश्न है, वायसराय संधि कब हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 28 जून 1919 को। वायसराय संधि कब हुई थी? 28 जून 1919 को। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, 17 नंबर का प्रश्न है, ग्रेट डिप्रेशन की शुरुआत किस घटना से हुई? ग्रेट डिप्रेशन की शुरुआत किस वर्ष हुई या किस घटना से हुई? इसका आंसर हो जाएगा 1929 में। ऑल्ड स्ट्रीट का पतन, ऑल स्ट्रीट का पतन हुआ था 1919 में, तभी से ग्रेट डिप्रेशन की मतलब घटना की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, 18 नंबर का प्रश्न है, ICJ का पूरा नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ICJ का पूरा नाम क्या है? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, ILO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। और ILO का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, 20 नंबर का प्रश्न है, कॉरपोरेट स्टेट की स्थापना किस अवधारणा से मतलब किस देश से जुड़ी हुई है? ठीक है, कॉरपोरेट स्टेट की अवधारणा किस देश से जुड़ी हुई है? तो इसका आंसर हो जाएगा इटली से। किस देश से जुड़ी हुई? इटली से। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, देखिए अभी हम लोगों ने शॉर्ट क्वेश्चन देखा एक नंबर वाला। अब आप लोग देखिए, मतलब लॉन्ग टाइप वाई क्वेश्चन है आपका और शॉर्ट टाइप वाई क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग, यहाँ पर दिया हुआ है, लीग ऑफ नेशंस की प्रमुख उपलब्धियाँ क्या थी? जो लीग ऑफ नेशन की स्थापना की गई थी, इसकी आखिर स्थापना क्यों हुई थी, इसका क्या उद्देश्य था, ठीक है, उन्हीं सबको आपको लिखना है। तो चलते हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पर लीग ऑफ नेशंस का क्या क्या उद्देश्य था। सो पहले यहाँ पर है, लीग ऑफ नेशंस ने युद्ध के बाद शांति बनाए रखने का प्रयास किया। जो लीग ऑफ नेशंस था, मतलब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, उसमें मतलब उसके बाद चाहा कि विश्व में शांति व्यवस्था बना रहे, इसलिए लीग ऑफ नेशंस की स्थापना की गई थी। दूसरा है, इसने कई देशों के बीच सीमा विवादों का शांतिपूर्ण समाधान किया। युद्ध के बाद बहुत सारे देशों में युद्ध होने लगा, ठीक है, सीमा विवाद को लेकर के, इसलिए इसको समाधान करने के लिए लीग ऑफ नेशंस की स्थापना की गई। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और ILO जैसे संस्थाओं का जन्म दिया। मतलब ILO क्या था? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन था, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन था। तो इसकी स्थापना की गई थी लीग ऑफ नेशंस के द्वारा, ठीक है। तो यह था इसका उपलब्धि। और आगे देखिए आप लोग, अगला यहाँ पर दिया हुआ है, ड्रग्स और बाल तस्करी रोकने में सहयोग किया। तो जो लीग ऑफ नेशंस था, इसने क्या किया? बहुत सारे ड्रग्स होता था, ठीक है, सप्लाई, साथ ही साथ जो छोटे छोटे बच्चे होते थे उनका भी तस्करी किया जाता था, तो इसको रोकने में काफ़ी सहयोग मिला। नेक्स्ट है, यद्यपि यह द्वितीय विश्व युद्ध को नहीं रोक सकी, फिर भी इसने संयुक्त राष्ट्र के लिए नींव रखी। मतलब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था उस टाइम, मतलब यह नहीं सफल हो पाया उतना तरह से, लेकिन फिर भी इसने क्या किया? संयुक्त राष्ट्र में मतलब उसके स्थापना में एक तरह से उसने नींव रखी, ठीक है। तो ये सभी इसका उपलब्धि था लीग ऑफ नेशंस का। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, फांसीवाद के उदय का मुख्य कारण क्या था? तो देखते हैं हम लोग, राइट मेन कॉजेज ऑफ राइज ऑफ फासिज्म, ठीक है, फांसीवाद के प्रमुख उद्देश्य क्या था, इसका प्रमुख कारण क्या था उद्देश्य का, देखते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पर फर्स्ट यहाँ पर दिया हुआ है, वायसराय की संधि की कठोर शर्तें, इटली की आर्थिक स्थिरता और बेरोजगारी। जो भी आपको यहाँ पर पॉइंट दिख रहा है, ठीक है, यही सब पॉइंट आप लोगों को ध्यान में रखना है, एग्जाम में आप लोग अच्छी तरह से लिख पाइएगा। यहाँ पर देखिए, फांसीवाद के उदय का प्रमुख कारण क्या था? पहला था वायसराय संधि के कठोर शर्तें। यहाँ इसमें बहुत सारे कठोर शर्त था, जिसके कारण से फांसीवाद का उदय हुआ। दूसरा है, इटली की आर्थिक अस्थिरता और बेरोजगारी। इटली में आर्थिक स्थिरता उत्पन्न हो गया था, साथ ही साथ बहुत सारे लोग बेरोजगार हो गए थे, इस कारण से इसकी उत्पत्ति हुआ, ठीक है। अगला है, लोकतंत्र की विफलता। और नेक्स्ट है, राष्ट्रवाद की अत्यधिक भावना। मतलब जो भी था फांसीवाद, ठीक है, इसमें वहाँ के लोगों को क्या था? राष्ट्रवाद की अत्यधिक भावना था, इसलिए इसका उदय हुआ। तो यही सब पॉइंट आप लोगों को ध्यान में रखना है। अगला यहाँ पर दिया हुआ है, एक पॉइंट और दिया हुआ है फांसीवाद के उदय का। पहला है लास्ट पॉइंट क्या है? मुसोलिन के करिश्माई नेतृत्व ने जनता को प्रभावित किया। मुसोलिन एक प्रकार का नेता था, ठीक है, इसने क्या किया? नेतृत्व किया था एक तरह से, जो जनता को बहुत प्रभावित किया। तो यही सभी फांसीवाद के उदय के कारण थे। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं, अगला यहाँ पर दिया हुआ है, नाजीवाद की मुख्य विशेषताएं क्या थी?
तो देखते हैं हम लोग नाजीवाद की कौन कौन सी विशेषताएं थी, इसके कौन कौन से फीचर थे। देखिए यहाँ पर पहला दिया हुआ यहाँ पर आर्य जाति की श्रेष्ठता का दावा, आर्य जाति की श्रेष्ठता का दावा था, इसकी एक विशेषता था। नेक्स्ट है हिटलर का तानाशाही शासन। अगला है यहूदी विरोधी नीति, ठीक है। अगला यहाँ पर दिया हुआ है आक्रामक विदेश नीति और सैन्यवाद। नेक्स्ट है पूर्ण नियंत्रण और विरोध का दमन। तो जो भी आपको यहाँ पर दिख रहा है इन्हीं सभी पॉइंट को ध्यान में रखना है। इसका पीडीएफ भी आपको ऐप में मिल जाएगा, ठीक है। साथ ही साथ वहाँ पर और भी प्रीवियस क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेगा, वीडियो भी बहुत सारे प्रोवाइड वहाँ पर पहले से है, तो आप लोग ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है 1919 की महामंदी के कारण बताएं। 1919 बोल देते हैं, 1929 की महामंदी के क्या क्या कारण थे उसको देख लीजिए आप लोग। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कौन कौन से इसके कारण थे। देखिए यहाँ पर पहला है अत्यधिक उत्पादन और कम मांग, मतलब ज़्यादा उत्पादन हो रहा था लेकिन ज़्यादा बिक नहीं रहा था, ठीक है, इस कारण से महामंदी उत्पन्न हुआ। नेक्स्ट है बैंकिंग प्रणाली का पतन। अगला है स्टॉक मार्केट का गिरना। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कमी। और लास्ट पॉइंट क्या है, आर्थिक असमानता और उपभोक्ता क्षमता में गिरावट। तो ये सभी आर्थिक मंदी के कारण थे, ठीक है, ध्यान रखिएगा इन सभी को। अगला हम लोग देखते हैं न्यू डील नीति के प्रमुख बिंदु। तो न्यू डील नीति क्या था, इसका प्रमुख बिंदु क्या था, यहाँ देखिए आप लोग। पहला है बेरोजगारी घटना, बहुत सारे लोग बेरोजगार हो गए थे, तो न्यू डील नीति का एक प्रमुख एक था, ठीक है, बिंदु था। अगला है बैंकिंग और उद्योग में सुधार, मजदूरों के अधिकारों की रक्षा। नेक्स्ट पॉइंट है सरकारी परियोजनाओं द्वारा रोजगार सृजन। और अगला है आर्थिक स्थिरता लाना। तो ये सभी न्यू डील नीति का प्रमुख उद्देश्य था, ठीक है, यह प्रमुख बिंदु था। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं अगला यहाँ पर दिया हुआ है अतातुर्क के सुधारों की चर्चा कीजिए। अतातुर्क के सुधार को कौन कौन से थे उसको देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पर है धर्मनिरपेक्षता की स्थापना, यानी कि सभी धर्मों के लोग मतलब समानता मिल सके, इसका एक उद्देश्य था। शिक्षा में आधुनिकीकरण, शिक्षा में थोड़ा सा सुधार किया गया था। अगला है पश्चिमी कानून की स्वीकृति, महिलाओं को अधिकार प्रदान करना। उद्योग और सेना में सुधार, तो इनको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अतातुर्क के सुधार की कौन कौन सी सुधार की मतलब था, ठीक है, बिंदु था, उसमें था पहला धर्मनिरपेक्षता, दूसरा शिक्षा में सुधार किया गया था, तीसरा पश्चिमी कानून की स्वीकृति की गई थी, महिलाओं के अधिकार को मतलब दिया गया था, उद्योग और सेना में सुधार किया गया था। तो अतातुर्क के ये सभी सुधार किए गए थे। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट यहाँ पर है अरब विद्रोह का महत्व। तो अरब विद्रोह का कौन कौन महत्व था, यहाँ पर देखिए। ओटोमन साम्राज्य के विरुद्ध अरबों की एकता प्रतीक। अरब विद्रोह का महत्व क्या था, तो जो ओटोमन साम्राज्य था इसके विरुद्ध अरबों की क्या थी, एकता का प्रतीक था, ठीक है। मतलब ओटोमन साम्राज्य का विरोध किया गया था, इसमें अरब जो लोग थे इसमें काफ़ी एकता था। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया हुआ है अरब देशों में राष्ट्रवाद का प्रसार हुआ था। अगला है ब्रिटिश और फ्रांसीसी औपनिवेशिक योजनाओं का विरोध। ब्रिटिश और जो फ्रांसीसी औपनिवेशिक था इसकी योजनाओं का विरोध किया गया था। यही सभी कारण थे अरब विद्रोह का, ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं इंडो चाइना का स्वतंत्रता आंदोलन। तो इसको देख लीजिए, और जो भी यहाँ पर मैं पॉइंट बता रहा हूँ, ठीक है, इनको ध्यान में रखिएगा आप लोग। फ्रांसीसी उपनिवेशवाद के विरुद्ध संघर्ष, हो चिन मी का नेतृत्व, राष्ट्रवादी और साम्यवाद शक्तियों का उदय, 1945 में स्वतंत्रता की घोषणा। तो एक बार हम लोग फिर से समझते हैं। इंडो चाइना को आप लोग पढ़े होंगे 10th क्लास में। तो यहाँ पर देखिए जो इंडो चाइना का स्वतंत्रता आंदोलन था इसमें फ्रांसीसी उपनिवेशवाद के विरुद्ध संघर्ष किया गया था, ठीक है। फ्रांस के द्वारा क्या था, चीन के कुछ इलाकों में मतलब एक तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको उपनिवेश स्थापित किया गया था, ठीक है, उसको अपने कब्जे में ले लिया गया था। अगला है हो चू मिन क्या था, इसके नेतृत्व में इंडो चाइना स्वतंत्रता आंदोलन की शुरुआत की गई थी और साथ ही साथ मतलब इस आंदोलन को सफलता प्रदान की गई थी। नेक्स्ट है राष्ट्रवादी और साम्यवादी शक्तियों का उदय। और अगला पॉइंट है 1945 में स्वतंत्रता की घोषणा हुई थी। इंडो चाइना जो स्वतंत्रता आंदोलन था 1945 में पूरी तरह से स्वतंत्र हो गया था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 9 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन क्या है, पूंजीवाद का संकट क्या था, मतलब पूंजीवाद में क्या संकट उत्पन्न हुआ था, ठीक है। तो यहाँ देखिए आप लोग उद्योगों में अति उत्पादन, मतलब बहुत उत्पादन होने लगा, ठीक है, उद्योगों में। तो यह क्या था, आर्थिक पूंजीवाद में क्या था, एक तरह से संकट आ गया था। अगला है बाजार में गिरावट, उत्पादन तो हो रहा था लेकिन बाजार में बिक नहीं रहा था, ठीक है, यानी लोग ही नहीं रहेंगे तो कहाँ बिकेंगे, पैसा ही नहीं रहेगा तो खरीदेगा कौन, तो बाजार में गिरावट आ गया था। नेक्स्ट है बेरोजगारी और गरीबी में वृद्धि। अगला है पूंजीवादी व्यवस्था की कमजोर नींव और उजागर हुई। पूंजीवाद व्यवस्था जो थी, ठीक है, उसकी कमजोर नींव उजागर हुई, ये पूंजीवाद संकट का प्रमुख कारण था। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग लीग ऑफ नेशंस की असफलता के कारण। जो लीग ऑफ नेशंस था स्विट्जरलैंड में 1919 ईस्वी में स्थापित किया गया था, इस आखिर यह असफल क्यों हुआ, यहाँ पर हम लोग देखते हैं।
फर्स्ट पॉइंट है अमेरिका का बाहर रहना, मतलब जो अमेरिका था लीग ऑफ नेशंस में शामिल नहीं हुआ था, ठीक है, तो इस कारण से ये सफल नहीं हो पाया। दूसरा है सामूहिक सुरक्षा का अभाव, जो समूह का था इसका सुरक्षा का कोई गारंटी नहीं था। नेक्स्ट है शक्तिशाली देशों की अनदेखी, जो शक्तिशाली देश थे उसको अनदेखा किया गया था, ठीक है, साथ ही साथ उसको भी देखना था, इसमें शामिल करना था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया था। नेक्स्ट है आक्रामक राष्ट्रों के विरुद्ध कठोर कदम ना उठाना, जो आक्रामक देश थे दूसरे देशों पर हमला कर रहे थे, युद्ध को बढ़ावा दे रहे थे, उसके लिए कोई कठोर कदम नहीं उठाया गया था। इस कारण से लीग ऑफ जो नेशंस था असफल रहा, ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध में पूरी तरह से समाप्त हो गया था, असफल हो गया था। प्रथम विश्व युद्ध के बाद थोड़ा सा यह कारगर रहा, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध में पूरी तरह से असफल हो गया, ठीक है। बाकी और भी यहाँ पर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कहाँ पर मिल जाएगा, ऐप में मिल जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।